Hello everyone, this is Deepak Singhal. Welcome you all to Life Shield Academy Crafting Lives. ये वीडियो है दिसंबर के फर्स्ट वीक की। सॉरी फॉर अपडेटिंग इट सो लेट। ये 1 दिसंबर से 9 दिसंबर की बात करेगी। इसमें सब इंपॉर्टेंट करंट हम लोग कवर कर रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर सीयूटी एस्पिरेंट्स। तो बेटा, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवेंट डन इट सो फार। और ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन ताकि आने वाले सारे अपडेट्स आप लोगों को मिले। सीयूईटी के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं, इफ यू हैव नॉट ज्वाइंड एनीथिंग देन यू कैन मेक लाइफ शिल्प अकेडमी अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस, ताकि आपको आपके वो ड्रीम कॉलेजेस मिल सके। क्योंकि देखिए, जनरल टेस्ट के बारे में यूं तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जो पढ़ाते हैं, बट जीटी को कोई भी एक्सटेंसिवली कवर नहीं कर रहा जितना हम लोग लाइफ शिल्प अकेडमी क्राफ्टिंग लाइफ पे करते हैं। तो आपको खुद ही डिफरेंस फील होगा। काइंडली वॉच द वीडियो टू वॉच द एंड ऑफ इट, लाइक थ्रू आउट द एंड। आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट इस वीडियो में मिलने वाले हैं जो कि स्पेसिफिकली सीयूटी, जैसे मैंने बोला, एस्पिरेंट्स के लिए है। एंड श्योरली यू आर गोइंग टू फील द डिफरेंस। यू तो करंट वीडियोस आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, बट द करंट विच आई एम कवरिंग ओवर दिस चैनल, यू विल नॉट फाइंड इट एनीवेयर, आई बेट इट। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। पहला करंट जैसे कि आप देख रहे हैं, दिस इज अष्टलक्ष्मी महोत्सव। इससे दो क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली बात, अष्टलक्ष्मी महोत्सव ये है क्या? तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रिच कल्चरल और इकोनॉमिक हेरिटेज को सेलिब्रेट करता है। 6 दिसंबर 2024 को भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर मौजूद रहे। इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी भी यहाँ पर थे 6 दिसंबर को। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड दिस कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, इट इज द अपना जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, इसको हम इस तरीके से देखें कि ये आपका गेटवे है टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी रिच कल्चर है, इकोनॉमिक हेरिटेज बहुत रिच है। तो दोस्तों, उनके उसके बारे में पता होना चाहिए। श्री सिंधिया ने यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट कल्चर को सिंबलाइज करते हुए अष्टलक्ष्मी की परिभाषा दी, जो कि प्रॉस्पेरिटी, ऑप्युलेंस, प्योरिटी, वेल्थ, नॉलेज, ड्यूटी, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है। इस पूरे के पूरे अष्टलक्ष्मी महोत्सव का एक मैस्कॉट रखा गया, और वो मैस्कॉट स्पेशली 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स प्लस वन ब्रदर सिक्किम, इसको बहुत अच्छे से कवर करता है। इसके बाद चलते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट की तरफ। यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन 2025-26 टर्म के लिए इंडिया को री इलेक्ट कर लिया गया है। आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां कहीं भी सिविल वॉर चल रहे हैं, वहां पर शांति कायम करने के लिए यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन काम करती है। तो यहाँ पर हम लोगों को री इलेक्ट कर लिया गया है 2025-26 की टर्म के लिए। ये अनाउंसमेंट आपके सामने परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन, उसके द्वारा ये जानकारी जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर पर शेयर की गई। इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन का एक्टिव पार्टिसिपेंट रहा है जब से इसकी स्थापना 2005 में हुई है। तो यहाँ पर आप लोगों को दो डेट्स मिल जाती है। 2005 में यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन वॉज फॉर्म्ड, और इंडिया तभी से इसके साथ में काफी एक्टिवली एंगेज्ड है। थर्ड करंट आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया है सोशल मीडिया फॉर अंडर 16। यहाँ पर टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, एक्स और इंस्टाग्राम भी आते हैं। यहाँ पे स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम एंथनी एल्बनीज है, आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर कोई भी ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता हुआ मिला, तो 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर की पेनल्टी उसके ऊपर थोप दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। करेंसी यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है, जो कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के ईस्ट में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था पिछले मंथ 11 दिसंबर 2024 को। ये कंपाइल हुआ, 4 दिसंबर को शुरू हुआ। फिल्म फेस्टिवल में बहुत सारी मूवीज को स्क्रीन किया जाता है। 29 कंट्रीज की लगभग 175 फिल्म्स वर स्क्रीन्ड, जिसमें फोकस कंट्री रही इस बार फ्रांस। ये कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 30th एडिशन था बेटा। और फ्रांस फोकस कंट्री का मतलब ये कि सबसे ज्यादा जो फिल्म स्क्रीनिंग की गई वो फ्रांस की गई। 21 फ्रेंच फिल्म्स वर स्क्रीन्ड इन दिस कंप्लीट इंटरनेशनल फेस्टिवल। इसके बाद इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट 2024 दिसंबर में दिया गया। ये पीस प्राइज जो है ये एक साल पीछे चलता है, मतलब 2024 में ये 2023 का पीस प्राइज था।
इस पीस प्राइज को 1986 से ही दिया जा रहा है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ने इसको स्टेब्लिश किया था, एंड इट ऑनर्स द लेगेसी ऑफ द फर्स्ट एंड टिल सो फार द लास्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी जी। तो ये रिकॉग्नाइज करता है उन सभी की कॉन्ट्रीब्यूशंस जो कंट्रीब्यूट करते हैं पीस, डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट में। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है जब कंट्रीज को आप एनकरेज करते हैं कि आप आर्म्स और एमिनेशंस का यूज छोड़ दें। तो इस बार ये दिया गया है डेनियल बैरनबोइम को और अली अबू अवद को। अली अबू अवद एक पैलेस्टीनियन पीस एक्टिविस्ट है, और डेनियल जैसे कि आप देख रहे हैं, ही इज अ वर्ल्ड रिनाउंड पेनिस्ट एंड कंडक्टर। इसके साथ जिसको भी ये प्राइज मिलता है उसको मॉनेटरी प्राइज भी मिलता है 25 लाख का। इसके बाद आपको यहां पर दिख रहे हैं जयतीर्थ, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, जो ये ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए हेड आपको देखने को मिल रहे हैं बेटा। जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी जी जो है, ये ब्रह्मोस एरोस्पेस को लीड करेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आपको बता दूं, ये जो मिसाइल है ये क्रूज मिसाइल है, जो इंडिया और रशिया के जॉइंट वेंचर के बाद डेवलप की गई थी। ब्रह्मोस में ब्रह का मतलब है ब्रह्मपुत्र और मोस का मतलब है मॉस्को। ब्रह्मोस मिसाइल किसी भी रेडार को यहाँ पर पेनिट्रेट कर सकती है। रेडार की पकड़ में आए बिना ये 100% एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट्स को हिट कर सकती है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करते हैं बेटा। ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये इंडिया का बहुत बड़ा मतलब जहाज, जिसको आप आईएनएस विक्रमादित्य बोलते हैं, ये हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है। आईएनएस विक्रमादित्य के अलावा हमारे पास आईएनएस विक्रांत नाम से भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। आईएनएस विक्रमादित्य यूं तो ओरिजिनली रशिया के एडमिरल गोर्शकॉव ने बनाया था, बट जो बहुत पुराना हो गया था तो हम लोगों ने इसको रिप्लेस किया। 2023 में हम लोगों ने विक्रमादित्य को फिर बनाया, और नवंबर 2013 से ये कमीशन्ड है। आईएनएस विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स को हर साल में आपको रिफिट के लिए भेजना होता है। रिफिट मतलब देखो, जंग लग जाता है, कुछ जो पुर्जे हैं वो खराब हो जाते हैं, ताकि आने वाले टाइम में कभी ऐसा ना हो कि कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर आपको धोखा दे जाए। इसलिए किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की 3 तरह के मेंटेनेंस प्रोग्राम होते हैं। सबसे पहला होता है एएमपी, असिस्टेड मेंटेनेंस पीरियड, जिसमें आप एक साल में कुछ महीनों के लिए, मुश्किल से 1 महीने के लिए, उससे कम में आप उसको रिफिट के लिए भेजते हैं। फिर दूसरा रिफिट होता है शॉर्ट रिफिट, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर को हर 5 साल में 6 से 8 महीने के मेंटेनेंस पे भेजा जाता है। और तीसरा रिफिट है मीडियम रिफिट, जिसमें हर 10 साल में एक एयरक्राफ्ट कैरियर को 15 से 18 महीने के रिफिट में भेजा जाता है। तो रिफिट करवाना है तो जाहिर सी बात है पैसे तो देने पड़ेंगे। तो रिफिट के लिए ये जो टेंडर है ये दिया गया कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को। 1207.5 मतलब 1207.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है कोचीन शिपयार्ड कोचीन शिपयार्ड के साथ। तो जब तक विक्रमादित्य रिफिट हो रहा है तब तक हमारे पास आईएनएस विक्रांत है। तो प्लीज घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इंडियन आर्मी और सिंगापुर आर्मी के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई पिछले महीने, जिसको आप अग्नि वॉरियर्स 2024 कहते हैं। ये 28 से लेके 30 नवंबर 2024 के बीच में हुई, और इस बार ये महाराष्ट्र में हुई। ये 13th एक्सरसाइज थी। उसके बाद नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में बहुत सी रैंकिंग्स आई हैं। इंडिया की रैंकिंग 2023 में 60th थी, और 2024 में हमने काफी अच्छी खासी छलांग लगाई है। नाउ वी आर स्टैंडिंग एट नंबर 49th। ये रिपोर्ट 133 इकोनॉमीज को इवेल्युएट करती है, उनके नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कैपेबिलिटीज और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के बेसिस पर उनको रैंकिंग दिया जाता है। पॉर्टुलेंस इंस्टीट्यूट एंड सेड बिजनेस स्कूल एट द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस रैंकिंग को पब्लिश करते हैं। टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट आपके पास है, जिसमें नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नंबर सेकंड सिंगापुर, नंबर थर्ड पर फिनलैंड, और फोर्थ पर आपको स्वीडन देखने को मिलेगा। नंबर 5 पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नॉर्थ कोरिया नहीं है, दिस इज साउथ कोरिया। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेज यहां पर आ जाते हैं, जैसे 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट होता है। 1998 में पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था। 2 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे ये ऑब्जर्व किया जाता है भोपाल गैस ट्रेजेडी की याद में, जो 2 दिसंबर को 1984 को एक घटना घटी थी, जिसमें 40,000 से ज्यादा भोपाल के जो नागरिक है वो मारे गए थे। यूनियन कार्बाइड ने एक गैस प्लांट था, मतलब यूनियन कार्बाइड नाम का एक फर्टिलाइजर प्लांट था, जिससे मिथाइल आइसोसाइनेट एक गैस
गलती से या कह लो कि नेग्लिजेंस की वजह से, वैसे तो नेग्लिजेंस है जिसकी वजह से वो रिलीज हुई और बहुत सारे भोपालियों की जान चली गई। इसके बाद 2 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी भी सेलिब्रेट होता है बेटा। और इसके साथ साथ 2 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेट करते हैं। इस डे को पहली बार 2001 में सेलिब्रेट किया गया था। इसके बाद आपके पास आता है, देखिए पिछले साल के बजट में जो अभी इस साल 31 मार्च तक चलेगा, निर्मला सीतारमन जी ने एक इंटर्नशिप स्कीम के बारे में बताया था, प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो इंटर्न्स हैं उसको इंडिया की टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप करने को मिलेगी। और वो इंटर्नशिप पेड इंटर्नशिप होगी, जिसमें हर एक इंटर्न को 5,000 रुपये महीना मिलेगा, जिसमें 4,500 रुपीज जो है वो गवर्नमेंट देगी और 500 रुपीज इंटर्नशिप करवाने वाली कंपनी देगी। हालांकि 12 दिसंबर 2024 को ये स्कीम स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, बट इसको डिले कर दिया गया और अभी तक इसका नेक्स्ट डेट प्रोवाइड नहीं किया गया है। इस स्कीम की एप्लीकेशन जो है वो 3 अक्टूबर 2024 से ही स्टार्ट हो गई थी। बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर आई सामने, और जैसे कि प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम में रखा गया था एक प्रपोजल कि वॉलेंट्री बेसिस पर कंपनीज आएंगी, मैंडेटरी नहीं है कि हर कंपनी को आके इंटर्नशिप देना है। इसके बाद बिहार में अगर आपको पता हो तो ये बहुत जाने माने लीडर है चिराग पासवान जी, जो इस समय कैबिनेट मिनिस्टर है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री इनके पास है। तो बिहार गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टर्स मीट इन्होंने अभी होस्ट करी ताज सिटी होटल में, विच इज इन पटना। और ये जो इन्वेस्टर्स मीट था ये बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का ही एक पार्ट था। तो यहाँ पर चिराग पासवान चीफ गेस्ट थे और इन्होंने बताया कि बिहार का पोटेंशियल कैसा है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री को लेकर। एंड ही फोकस्ड ऑन बिहार एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज। इसके बाद आपको बता दूं, शायद बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में 2 चाइल्ड पॉलिसी चला करती थी, जिसमें किसी भी अगर पेरेंट के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो थर्ड चाइल्ड को यहाँ पर पंचायत के इलेक्शंस से प्रोहिबिट कर दिया जाता था। तो अब तेलंगाना जो है वो 2 चाइल्ड पॉलिसी को स्क्रैप करने वाला है, जिसके लिए पंचायती राज एक्ट 2018 में अमेंडमेंट किया जाएगा। आंध्र प्रदेश ऑलरेडी इस पॉलिसी को स्क्रैप कर चुका है। इसके बाद एक और इंडेक्स आपके पास आता है, हालांकि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि दिस इज द इंडेक्स शोइंग हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड, जिसमें टॉप 100 की अगर हम बात करते हैं तो टॉप 100 सिटीज में बोलबाला एशियन सिटीज का है। टॉप 100 में इंडिया इंडिया की 39 सिटीज है, चाइना की 30 सिटीज, पाकिस्तान की 7, तो बांग्लादेश की 5। तो ओवर 70 सिटीज आप लोगों को यहाँ पर एशियन दिखेगी। जिसमें सबसे पोल्यूटेड सिटीज इन इंडिया की अगर हम बात करें तो पहली पोल्यूटेड सिटी है गुवाहाटी, जो इस रैंक में सेकंड है। उसके बाद बेगूसराय विच इज फर्स्ट, दिल्ली इज थर्ड, मुल्लनपुर इज फोर्थ। तो दिल्ली क्योंकि यहाँ पर कैपिटल है हमारी कंट्री की, इसलिए दिल्ली को मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल का टाइटल भी दिया जाता है। इसके बाद जयशाह। जयशाह आपको बता दूं आईसीसी के चेयरमैन बन गए बेटा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। 1909 को ये आईसीसी बना था। बीसीसीआई जो है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया, आईसीसी को बहुत पैसा देता है, तो हम लोग लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है आईसीसी के। और जयशाह अभी हाल फिलहाल में बने हैं आईसीसी के चेयरमैन, और इसी के साथ इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है क्योंकि ये यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ आईसीसी बने हैं एट द एज ऑफ 36। इसी के साथ सर पांचवें इंडियन भी है जो आईसीसी चेयरमैन की जिन्होंने पोस्ट संभाली है। इससे पहले जगमोहन दालमिया, शरद पवार, शशांक मनोहर, एन श्रीनिवासन आईसीसी चेयरमैन की पोस्ट पर रह चुके हैं। जयशाह से पहले ग्रेग बार्कले इस पोस्ट पर थे। इसके बाद इंडिया और मलेशिया की आर्मी के बीच में हरमाऊ शक्ति के नाम से एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ। इस बार ये मलेशिया में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 4th एडिशन था। देन इंडिया और कंबोडिया के बीच में भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ जिसका नाम है सिनबैक्स। इस मिलिट्री एक्सरसाइज को पुणे में कंक्लूड किया गया। कंबोडिया के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर हुन मैनेट है, कैपिटल फैनम फेन है, और करेंसी यहां पर रियल चलती है। इसके बाद मैक्स वेस्टैपन कतर ग्रैंड प्रिक्स रेस को जीत लिया है। हालांकि ये सेकंड आए थे, बट फिर भी जीत कैसे गए, क्योंकि लॉन्डो नॉरिस इनको पिनलाइज कर दिया गया है। इनको पिनलाइज कर दिया गया जिसकी वजह से इनके पॉइंट्स कटे, और पॉइंट्स टेबल में जब नेक्स्ट फाइनल रिजल्ट आया तो मैक्स वेस्टैपन वाज नंबर 1।
आफ्टर दिस होल ड्रामेटिक इंसिडेंट। आपको बता दूं 10 सेकंड का स्टॉप एंड गो आपके पास जनरली टाइम पीरियड होता है। मतलब 10 सेकंड के लिए ही फॉर्मूला वन कार रुकती है, उसी में उसके टायर चेंज करने होते हैं। तो लैंडो नॉरिस ने 10 सेकंड से थोड़ा ऊपर ले लिया था, जिसकी वजह से उन पर पेनल्टी लगा और मैक्स वर्स्टैपेन डोमिनेट कर जाते हैं यहाँ पर। मैक्स वर्स्टैपेन रेडबुल की तरफ से कार ड्राइव करते हैं और लैंडो नॉरिस मैकलेरन ड्राइवर है। ये मैकलेरन की कार यहाँ पे ड्राइव करते हैं। रेडबुल की अपनी कोई गाड़ी नहीं है, बट यहाँ पर बहुत सारी कंपनी पार्टिसिपेट करती है। उसके बाद 3 दिसंबर को दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 1981 से ही ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके बाद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर रखा है 2024 का ब्रेन रॉट। आपको बता दूं ब्रेन रॉट का मतलब क्या होता है। ब्रेन रॉट का मतलब होता है जब आप बहुत ही लो क्वालिटी का ऑनलाइन कंटेंट देख देख कर अपने दिमाग को बिल्कुल सड़ा लेते हैं इसको ब्रेन रॉट कहते हैं। तो ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर रहा इस बार 2024 का ब्रेन रॉट। इसके बाद फसाई की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आई है। फसाई ने बोल दिया है कि जो पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर है उसको हम लोग हाई रिस्क फूड कैटेगरी में डाल रहे हैं। अब हाई रिस्क फूड कैटेगरी में अगर कोई प्रोडक्ट आता है, फसाई ही क्यों, इंडिया में खाने पीने की चीजों को रेगुलेट करना फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम है। तो अगर कोई भी फूड प्रोडक्ट हाई रिस्क फूड कैटेगरी में आता है तो आप ये समझ के चलिए कि हर साल उस कंपनी को एक तो ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है। फिर सेफ्टी एजेंसीज वहां पर आएंगी और उनके प्रोडक्ट को हर साल चेक किया जाएगा। उनको लाइसेंस दिया जाएगा, हर साल रिन्यू किया जाएगा, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन होगा उनका। तो ऐसे में एक क्वालिटी बनी रहती है उस फूड प्रोडक्ट की जो हाई रिस्क फूड कैटेगरी में आते हैं। तो मेरे हिसाब से एक वेलकमिंग मूव है, क्योंकि बिस्लरी और किनले जैसी कंपनीज कभी के बाद बहुत सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो वाटर है वो भी कभी के बार पैक करके बेच दिया करती थी, ये सोचकर कि अब तो ऑडिटिंग करवानी नहीं है, लाइसेंस एक बार मिल गया है, रजिस्ट्रेशन दोबारा होना नहीं है, ये सोचकर। इसके बाद तेलंगाना ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, यहाँ पर ट्रांसजेंडर क्लिनिक्स खोल दिए हैं अपने सभी 33 डिस्ट्रिक्ट्स में। यहाँ पे तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर रेवांत रेड्डी ने कुछ एम्बुलेंस फ्लैग ऑफ करी है। 213 एम्बुलेंस इन टोटल फ्लैग ऑफ की गई है। तेलंगाना के हर डिस्ट्रिक्ट में क्लिनिक खोला गया है जिसका नाम रखा गया है मैत्री क्लिनिक, जो कि एक्चुअली में ट्रांसजेंडर क्लिनिक है। यहाँ पर फ्री हेल्थ चेकअप्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मेडिसिन फॉर ट्रांसजेंडर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। हर एक क्लिनिक में एक मेडिकल डॉक्टर होगा जो कि ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर में ट्रेन होगा, एक काउंसलर होगा और एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से चैंपियन को अपॉइंट किया गया है। गवर्नर तेलंगाना की जिष्णु देव वर्मा है और कैपिटल ऑफ तेलंगाना इज हैदराबाद। तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2014 में अलग हुआ। उसके बाद आपको पता है यूपी में महाकुंभ स्टार्ट हो गया है, बट उससे पहले यूपी ने एक बहुत अच्छा काम किया। महाकुंभ जहां पर होना है उस पूरे एरिया को एक अलग से डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। इसका मतलब उस पूरे एरिया का एक अलग से डीएम होगा और सारी चीजें बहुत एफिशिएंटली मैनेज हो पाएंगी। 50,000 से ज्यादा पुलिस पर्सनल यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं, एआई अनेबल्ड कैमरास लगाए गए हैं और बहुत सारी चीजें। कहा जा रहा है 40 से 45 करोड़ लोग शायद प्रयागराज में इस बार महाकुंभ के लिए आएंगे। तो एक बहुत बड़ी चीज है ये नोटिफिकेशन केवल महाकुंभ मेले तक है। जैसा ही मेला खत्म हो जाएगा उसी के बाद ये नया डिस्ट्रिक्ट भी फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा, मतलब टर्मिनेट हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसके लिए नोटिफिकेशन 1 दिसंबर 2024 को नोटिफाई की गई यूजिंग सेक्शन सेकंड ऑफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला अथॉरिटी प्रयागराज एक्ट 2017। इसके बाद जीएसटी का एक नया स्लैब इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया है जो कि है 35%। 35% स्लैब में सारे एरेटेड ड्रिंक्स और टोबैको प्रोडक्ट्स आएंगे। इसलिए इंडिया में एरेटेड ड्रिंक्स और सिगरेट टोबैको के रेट एकदम से बढ़ गए हैं। इंडिया में वैसे मैक्सिमम जो जीएसटी स्लैब हुआ करता था दैट यूज टू बी 28%, बट यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी ने 35% का एक नया जीएसटी स्लैब सजेस्ट किया है, ओनली फॉर द टोबैको प्रोडक्ट्स एंड ऑल द एरेटेड बेवरेजेस। इसके बाद उबर उबर ने एक बहुत बढ़िया काम कर दिया है। उबर टैक्सी, उबर बाइक के साथ साथ अगर आप श्रीनगर की डल लेक जाएंगे तो डल लेक में अब आपको श्रीनगर में डल लेक में उबर शिकारा घूमते हुए दिखेंगे। उबर एप्लीकेशन से अब आप शिकारा भी बुक कर पाएंगे। ये एशिया की पहली वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस है जो उबर ने चलाई है।
स्पेशली इन डल लेक, श्रीनगर, विच इज द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद यहां पर आता है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी को अवार्ड दिया गया है अभी, और अवार्ड किस लिए दिया गया है? फॉर प्रमोटिंग हाइड्रोजन, फॉर प्रमोटिंग हाइड्रोजन। और इसलिए इस कंपनी को कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है एट द फिपी, फिपी ऑयल एंड गैस अवार्ड्स 2023। तो फिपी ऑयल एंड गैस अवार्ड्स 2023 में कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड इस बार गेल को मिला। यह अवार्ड हरदीप सिंह पुरी, जो कि इंडिया के कैबिनेट मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के, उन्होंने प्रेजेंट किया। ये सेरेमनी न्यू दिल्ली में हुई थी। इसके बाद कुमार नितेश, इनको देख लीजिए, पैरालंपिक्स में इंडिया का नाम रोशन किया था। ही हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर BWF मेंस पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर। नॉमिनेट किया गया है, तो विल हैव टू वेट एंड वॉच कि क्या इनको सही में प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है या नहीं। तो नितेश कुमार गोल्ड मेडलिस्ट रहे, पैरा ओलंपिक्स में पैरा बैडमिंटन प्लेयर है ये। SL3 कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता था। इसके बाद 4 दिसंबर को दोस्तों हम लोग इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं। इंडियन नेवी डे की एक थीम रही है स्ट्रेंथ एंड पावर टू इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन। इंडियन नेवी की स्थापना यूं तो ब्रिटिश इंडियन मतलब रॉयल ब्रिटिश जो नेवी है उसके रूप में की गई थी 1612 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी कभी इंडिया में रूल किया करती थी। उसके बाद आपके पास आ जाता है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। इन्होंने सेलिब्रेट किया अपना 67 फाउंडेशन डे 4 दिसंबर को। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है, इसके बारे में हम आपको बता दूं, ये इंडिया की प्रीमियर इंटेलिजेंस और एनफोर्समेंट एजेंसी है, जो कि CBIC के अंडर काम करती है। CBIC का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इंडिया भर में इसके 12 जोनल ऑफिसेस, 35 रीजनल ऑफिसेस और 15 सब रीजनल ऑफिसेस हैं। 900 से ज्यादा स्टाफ है इसका। और जनरली इसका काम होता है एंटी स्मगलिंग, कमर्शियल फ्रॉड डिटेक्शन, एंटी स्मगलिंग एक्टिविटीज और कमर्शियल फ्रॉड को डिटेक्ट करना DRI का काम होता है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का। इसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं, आपके पास जस्टिस मनमोहन आ गए हैं। ये पहले कभी दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, अब ये सुप्रीम कोर्ट में 34th जज बन गए हैं। आर्टिकल 124 सेक्शन 2 कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में बात करता है और बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। तो जस्टिस मनमोहन जो है ये अब सुप्रीम कोर्ट के 34th जज है। क्यों? क्योंकि हमें पता है DY चंद्रचूड़ रिटायर हो गए हैं, जस्टिस संजीव खन्ना बन गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसे में 34 जजेस हुआ करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। DY चंद्रचूड़ के जाने के बाद 33 रह गए। तो अब एक जज की कमी थी, तो हम लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस मनमोहन जी को बुला लिया है सुप्रीम कोर्ट में। मतलब अब ये सुप्रीम कोर्ट जज बन गए हैं। इसी के साथ 4 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे। वाइल्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। 5 दिसंबर को दोस्तों हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड सॉइल डे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI लाइट, अगर आप फीचर यूज करते हैं आपको पता होगा, UPI लाइट एक तरीके से वॉलेट है, UPI वॉलेट है। तो UPI वॉलेट में आप एक बार पैसा लोड कर दीजिए, उसके बाद आप कोई भी स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन बिना पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर के डाले कर सकते हैं, बिना पिन के डाले UPI ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इसकी लिमिट पहले होती थी, लिमिट होती थी कि आप मतलब ट्रांजैक्शन जो है वो जनरली 500 रुपए से ऊपर नहीं कर सकते थे। स्टार्टिंग में 200 रुपए की लिमिट थी, फिर उस लिमिट को बढ़ा दिया गया। और अब जो नई लिमिट है 1 जनवरी 2025 से ये लिमिट्स ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी है, और वो ये है कि पहले वॉलेट की जो लिमिट होती थी पर ट्रांजैक्शन एंड वॉलेट लिमिट, वो 1,000 रुपए और 5,000 रुपए होती थी। मतलब हर एक ट्रांजैक्शन 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती थी। और वॉलेट का जो लिमिट होता था जिसमें आप मैक्सिमम जो मनी जो आप लोग कर सकते थे लोड, वो पहले 5,000 से कम था। तो मतलब पहले आप ये मान के चलिए कि आप हर एक ट्रांजैक्शन पहले 500 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती थी, तो अब उस लिमिट को बढ़ा के 1,000 कर दिया है। वॉलेट का जो मैक्सिमम बैलेंस होता था वो 2,000 रुपए एट अ टाइम, उससे ज्यादा लोड नहीं कर सकते थे, उसकी भी आप लोगों ने लिमिट बढ़ा के 5,000 कर दी है। तो ऑब्जेक्टिव जनरली यही है कि UPI लाइट फीचर का ज्यादा से ज्यादा इंडिया में इस्तेमाल हो, क्योंकि हमें पता है UPI के फीचर्स इतने ज्यादा आप लोगों को अमेजिंग लग रहे हैं कि इंडिया में कुछ ही सालों में UPI के यूजर्स बहुत तेजी से बढ़ गए हैं।
यूपीआई लाइट का फीचर सितंबर 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था। यूपीआई को यू तो 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। यूपीआई की पेरेंट कंपनी है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर पी का मतलब पेमेंट्स है, पेमेंट नहीं है, पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी 2008 में बनी थी। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट आ गया है नागालैंड में सन 2000 से 2001 से आई गेस एक फेस्टिवल होता आ रहा है जिसको हॉर्नबिल फेस्टिवल बोलते हैं हम लोग, सन 2000 से। तो इस बार हॉर्नबिल फेस्टिवल का एडिशन था 25th एडिशन। हॉर्नबिल फेस्टिवल 4 दिसंबर को स्टार्ट हुआ, 1 दिसंबर को स्टार्ट हुआ, 10 दिसंबर तक चला। नागालैंड में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है क्योंकि ये नागालैंड की एथनिक डाइवर्सिटी को एक साथ एक मंच पर लेकर आता है। नागालैंड के डाइवर्स कल्चर, ट्रेडिशन, रिचुअल्स, ये सब शोकेस किए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इस बार का हॉर्नबिल फेस्टिवल वेल्स गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वेल्स गवर्नमेंट, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, यूके, यूनाइटेड किंगडम, 4 कंट्रीज से मिलके बना है, जिसमें स्कॉटलैंड, आयरलैंड, आयरलैंड का भी नदर्न आयरलैंड, इंग्लैंड और एक वेल्स आती है। तो वेलिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम लोगों ने नागालैंड का फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल इस बार ऑर्गेनाइज किया। इसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक यूनिफाइड लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है ई माप। मेट्रोलॉजी पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है इंडिया में, विच इज कॉल्ड ई माप। अब इससे बहुत इंपॉर्टेंट एक परफेक्शन या एक कह लीजिए कि ट्रेड, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इन सब चीजों को काफी प्रमोट किया जा सकता है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेट्रोलॉजी, और मेट्रोलॉजी कितनी टाइप्स की होती है। ये ई माप एप्लीकेशन लीगल मेट्रोलॉजी की एप्लीकेशन है। मेट्रोलॉजी भी तरह तरह की होती है। तो ये ई माप पोर्टल जो है ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा बिजनेसेस के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने बोला, लीगल मेट्रोलॉजी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के अप्रूव होने के बाद इनके बिजनेस बढ़ेंगे। प्लस कंज्यूमर प्रोटेक्शन और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को भी प्रमोशन यहां पर मिलेगा। इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें तो खैर रैंकिंग हम लोगों की अच्छी होगी ही होगी, बट ओवरऑल ये अच्छा स्टेप है। इसके बाद असम गवर्नमेंट ने यहाँ पर, असम के जो चीफ मिनिस्टर है वो हेमंत बिस्वा शर्मा है, उन्होंने यहाँ पर बैन कर दिया है पूरी तरीके से कंजम्पशन ऑफ बीफ, पब्लिक कंजम्पशन ऑफ बीफ। पब्लिक कंजम्पशन घर पे खा सकते हैं आप लोग। 4 दिसंबर 2024 को ये फैसला लिया गया। और यहाँ पे खासकर कि बीफ कंजम्पशन होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, फेस्टिवल्स, कम्युनिटी इवेंट्स, रिलीजियस, सोशल एंड अदर पब्लिक फंक्शंस में बैन किया गया है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, ये रीजन क्या रहा इसके बैन करने का। क्योंकि अभी एक स्टेट कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, मतलब असम स्टेट कांग्रेस के प्रेसिडेंट भूपेन कुमार बोरा, और डुबरी के एमपी है रकीबुल हुसैन। उन्होंने बोला कि बीफ बांटा जा रहा था इलेक्शन कैंपेन के दौरान, इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो कि सामागुड़ी में चल रहा था, जिसकी वजह से असम गवर्नमेंट ने यहाँ पे ओवरऑल बीफ की कंजम्पशन पर ही बैन लगा दिया है। यहां तक समझ में आता है जी। इसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस आपको दिख रहे होंगे, यस। महाराष्ट्र में इलेक्शन अभी पूरे हुए हैं, और देवेंद्र फडणवीस से पहले एक नाथ शिंदे कभी महाराष्ट्र के सीएम होते थे। तो देवेंद्र फडणवीस बन गए हैं महाराष्ट्र के नए सीएम। और एक नाथ शिंदे का रोल अभी सस्पेंस में था जब मैं ये करंट बना रहा था। तो देवेंद्र फडणवीस आपको बता दूं बीजेपी के हैं। बहुत ही ट्रिमेंडस इवेंट रहा महाराष्ट्र में, क्योंकि ओवरऑल किसी को पता नहीं था कि यहाँ पर कौन जीतेगा, बट समहाउ बीजेपी वॉन इट। और एक नाथ शिंदे के सामने जो पार्टी थी वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी, क्योंकि हमें पता है कि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा ड्रामा हो गया था, शिवसेना का बंटवारा हो गया था। शिवसेना जो बाला साहिब ठाकरे ने बनाई थी कभी पार्टी, ये 2 गुटों में बंट गई थी। जो लीडर शिवसेना से अलग हुए वो यहाँ पर आपको एक नाथ शिंदे दिखेंगे, और एक नाथ शिंदे की शिवसेना अलग थी। तो उद्धव ठाकरे, बाला साहिब ठाकरे के बेटे, उनकी शिवसेना अलग। तो यहाँ पे उद्धव ठाकरे को लगा कि शायद उनको थोड़े बहुत लॉयल्टी वोट्स पड़ जाएंगे, जो कि शायद नहीं पड़े। या ये कह सकते हैं कि बीजेपी की यहाँ पर स्ट्रैटेजी काम आ गई। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन है, कैपिटल मुंबई, और जो इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल भी है। इसके साथ साथ यहाँ पे कई सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी आप लोगों को देखने को मिलेगी।
के बाद आपको यहाँ पे एग्जीको दिखेगा, जहां से आप ट्रेन को ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेन टिकट्स बुक कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन ने इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। इसके बाद इंडियन ओरिजिन आर्टिस्ट आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, जिनका नाम है जसलीन कौर। इन्होंने हाल फिलहाल में 2024 का टर्नर प्राइज जीत लिया है। किसके लिए? फॉर हर एनिमेटिंग एवरीडे, फॉर हर एनिमेटिंग वर्क एवरीडे ऑब्जेक्ट्स। ये हर मतलब एवरीडे ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट करती रहती हैं। शी रिफ्लेक्ट्स द प्लुरैलिटीज ऑफ आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी। जसलीन कौर 38 ईयर्स की यंगेस्ट आर्टिस्ट हैं इस बार की, मतलब जो टर्नर प्राइज जीती हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। एंड शी इज द यंगेस्ट आर्टिस्ट ऑल्सो टू बी नॉमिनेटेड फॉर हर एग्जीबिशन ऑल्टर ऑल्टर अल्टार। ऑल्टर अल्टार एग्जीबिशन में इनको शॉर्टलिस्ट किया गया था, और यंगेस्ट ये आर्टिस्ट रही इस एग्जीबिशन में शॉर्टलिस्ट होने वाली। ये एग्जीबिशन ग्लासगो में लगी थी, विच फीचर्ड अ रेंज ऑफ स्कल्पचर्स एंड साउंडस्केप्स। इसके बाद इंडिगो। इंडिगो फ्लाइट से अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, करते हैं, आपको अच्छी लगती है, तो आइए मैं आपको सच बता देता हूँ। 2024 का एयर हेल्प सर्वे किया गया, जिसमें इंडिगो को, जो कि इंडिया की एक लीडिंग बजट कैरियर फ्लाइट है, इसको 109 एयरलाइंस अक्रॉस द वर्ल्ड में 103rd रैंकिंग मिली। इंडिगो को वर्स्ट रैंकिंग यहां पर दी गई। इंडिगो को कहा गया यू आर द वर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि बहुत सारे परफॉर्मेंसेस में इंडिगो को बहुत कम स्कोर मिले हैं। जैसे ऑन टाइम परफॉर्मेंस में 6.6, कस्टमर ओपिनियन में 7.5, और सबसे बुरा यहां पर क्लेम प्रोसेसिंग में मिला है, विच इज 0.3। बाकी सब तो फिर भी एक बार के लिए चलिए निगोशिएबल है, बट क्लेम प्रोसेसिंग में जहां पर इनको रैंक 7-6 के आसपास अगर मिलती तो टॉप 10 में कहीं इनका नाम हो सकता था, वहां पर रैंक मिली है इसको 0 स्कोर मिला है 0.3। ये डेटा जनवरी से अक्टूबर 2024 के बीच में कलेक्ट किया गया फ्रॉम 54 कंट्रीज। तो 54 कंट्रीज की 109 एयरलाइंस को रैंकिंग मिली है। इंडिगो हैज गॉट द वर्स्ट रैंकिंग ग्लोबली। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको ब्रुसेल्स एयरलाइन दिखेगी, जहां पर अगर ऑन टाइम परफॉर्मेंस की बात करें तो 8.12 स्कोर मिला है। हमारी वाली को 6.6, बहुत बुरा नहीं है। कस्टमर ओपिनियन के लिए ब्रुसेल्स एयरलाइन गॉट 7.9 एंड वी गॉट 7.5, मच बेटर। बट जैसे कि मैंने बोला, क्लेम प्रोसेसिंग में हम लोग बहुत पीछे रह गए। 8.7 स्कोर मिला है ब्रुसेल्स एयरलाइन को, एंड वी जस्ट गॉट 0.3, नॉट इवन 1। उसके बाद सेकंड नंबर पे कतर एयरवेज, थर्ड नंबर पर यूनाइटेड एयरलाइंस, फोर्थ नंबर पर अमेरिकन एयरलाइंस, फिफ्थ नंबर पर प्ले, विच इज द एयरलाइन ऑफ आइसलैंड। उसके बाद सिक्स नंबर पर ऑस्ट्रियन एयरलाइंस। तो ये सब रही। इसके बाद बात करते हैं मेंस जूनियर एशिया कप 2024। इसमें इंडिया ने जीत लिया है ये कप बाय डिफीटिंग पाकिस्तान विद द स्कोर ऑफ 5-3। मतलब वी डिफीटेड पाकिस्तान बाय 5-3 इन द फाइनल्स, और ये हम लोगों का पांचवा टाइटल है। इसके बाद आपको बता दूं, ये फाइनल मैच खेला गया था ओमान की कैपिटल मस्कट में 4 दिसंबर को। इंडिया ने जूनियर एशिया कप 5 बार जीत लिया है, इंक्लूडिंग दिस टाइम। इससे पहले हम लोग पिछले साल के डिफेंडिंग चैंपियंस भी रहे हैं, 2004, 2008, 2015, उसके बाद 2023, और डिफेंडिंग चैंपियंस थे हम लोग जब खेल रहे थे। एंड वी अगेन बिकेम द चैंपियंस फॉर दिस ईयर 2024। उसके बाद दिसंबर 4 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स, विच इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद दिसंबर 4 इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल चीता डे इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है बेटा। उसके बाद आपको बता दूं, प्रहलाद जोशी, जो कि इंडिया के फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर है, इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है अन्ना चक्र। अन्ना चक्र जो कि एक सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल है, एक सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल है। और इसी के साथ एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, दैट इज कैन पोर्टल। आपको पता होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर ग्रेन्स खरीदती है, और वो एमएसपी पर खरीदी गई ग्रेन्स पुअर्स को, बिलो पॉवर्टी लाइंस में रहने वाले लोगों को, यहाँ पर राशन शॉप्स या पीडीएस शॉप्स के माध्यम से उनको दे दिया जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स। बट हमें पता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत राशन शॉप्स कैसे काम करती है। यहाँ पर कहा कुछ जाता है और मिलता कुछ है। तो स्कैन पोर्टल और अन्ना चक्र से जितना राशन एक गरीब को मिलना चाहिए उतना मिलेगा। तो एक अच्छा डेवलपमेंट है ये, क्योंकि इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को डेवलप किया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर।
तो स्कैन पोर्टल एक सिंगल विंडो सिस्टम है सभी स्टेट्स के लिए, और सभी स्टेट्स यहाँ पर फूड सब्सिडी क्लेम्स, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, इन सभी को प्रोसेस कर पाएंगे। फूड सब्सिडी क्लेम्स को एक ही जगह पर आप सबमिट कर पाएंगे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है। तो पीडीएस सिस्टम को इंडिया के और एफिशिएंट ये बना देगा। उसके बाद तेलंगाना, तमिलनाडु, दिल्ली, ये तीनों लीड करते हैं इंडिया में इन टर्म्स ऑफ मॉलवेयर अटैक्स। आपको बता दूं, इंडिया साइबर थ्रेट रिपोर्ट आ चुकी है 2025 की, जिसको रिलीज किया है डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। इसने बोला है कि तेलंगाना में सबसे ज्यादा साइबर अटैक्स देखे गए, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड दिल्ली। यहाँ पे सबसे ज्यादा साइबर अटैक्स हम 2020 के बाद से देखते हैं, 2020 के बाद से खास करके। इस रिपोर्ट का कहना है कि ज्यादातर टारगेटेड सेक्टर्स रहे इंडिया में हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। सबसे ज्यादा कॉमन मॉलवेयर टाइप रहा ट्रोजन्स का, मतलब द मोस्ट डिटेक्टेड टाइप्स ऑफ मॉलवेयर वर ट्रोजन्स। सभी मॉलवेयर से 43% तो ट्रोजन्स ही थे। उसके बाद इन्फेक्टर्स 34%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलवेयर्स के नेम है, ट्रोजन्स एंड इन्फेक्टर्स, मतलब टॉप 2 मॉलवेयर्स रहे इन सभी अटैक्स में। इसके बाद 7 दिसंबर को दोस्तों हम सेलिब्रेट करते हैं आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। इस दिन को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे भी सेलिब्रेट होता है। आर्म फोर्सेस फ्लैग डे 1949 से हम लोग सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। और अगर मैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे की बात करता हूं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है। सिविल एविएशन अपने आप में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है वर्ल्ड का। इसके बाद ये भी काफी वेलकमिंग स्टेप है। आपको बता दूं, इंडिया ने बहुत सारे टीवी चैनल्स को लॉन्च किया है पहली बार इन इंडियन साइन लैंग्वेजेस। तो साइन लैंग्वेजेस में जो बच्चे बात करते हैं, जो मतलब जिनको स्पीच इंपेयरमेंट है, बोल नहीं सकते हैं, उनके लिए साइन लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन लैंग्वेजेस में कोई चैनल इंडिया में अवेलेबल नहीं था। तो दिस इज गोइंग टू बी इंडिया फर्स्ट चैनल इन इंडियन साइन लैंग्वेजेस, जिसको पीएम ई विद्या इनिशिएटिव के अंडर लॉन्च किया गया है। ठीक है जी, चैनल का नाम क्या होगा? चैनल का नाम है चैनल 31, इंडिया का पहला चैनल इंडियन साइन लैंग्वेजेस में। इस चैनल को ऑपरेट करेगी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मतलब एनसीईआरटी। इस चैनल पर न्यूज, एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल रिसोर्सेज, ये सब दिखाए जाएंगे हियरिंग इंपेयर्ड बच्चों को और स्पीच इंपेयर्ड बच्चों को। इसके बाद आपको बता दूं, ये भी हमारे लिए एक बहुत बहुत खास बात है। इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स के 68 सेशन को होस्ट करने वाला है पहली बार। इंडियन एम्बेसडर शंभू एस कुमारन, जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी है यूनाइटेड नेशंस में, वियना में, उन्होंने इस एस्टीम्ड रोल को एज्यूम किया। और बहुत बहुत धन्यवाद किया इसका कि यू सेलेक्टेड इंडिया फॉर दिस नारकोटिक्स ड्रग कमीशन। नारकोटिक ड्रग कमीशन जनरली फोकस करती है ग्लोबल ड्रग चैलेंजेस को। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होना चाहिए इन सभी नारकोटिक्स प्रॉब्लम को हल करने के लिए। और ये नारकोटिक्स कमीशन जो है, ये यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के अंडर काम करती है। यूएनओडीसी का भी ऑफिस वियना में ही है। इसके साथ साथ ये यूनाइटेड नेशन सोशल काउंसिल के साथ एक फंक्शनल कमीशन की तरह भी काम करती है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ईसीओ एसओसी। इसके बाद बेटा जीआई टैग। जीआई टैग उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जिन प्रोडक्ट्स की ओरिजिनल ओरिजिनेशन आप लोगों को दिखानी हो, कि वो प्रोजेक्ट सॉरी वो जो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनेट स्पेसिफिकली कौन से ज्योग्राफिकल एरिया से हुआ है। तो ये जीआई टैग मिल गया है गुजरात के घरचोलास को। आपको बता दूं, ये गुजरात का ट्रेडिशनल वियर, मतलब एक तरीके से गारमेंट मान लीजिए, ट्रेडिशनल गारमेंट है, जिसको शादियों में जनरली पहना जाता है लड़कियों के द्वारा। मींस इट इज अ काइंड ऑफ अ ट्रेडिशनल साड़ी। ऑस्पिशियस, बहुत ही पवित्र कलर में इसको, बहुत ऑस्पिशियस कलर में इसको बनाया जाता है, जैसे रेड, मैरून, ग्रीन, येलो। और बहुत ही कल्चरल सिग्निफिकेंस है इसकी हिंदू रिचुअल्स और वेडिंग्स में। इंडिया का पहला जीआई टैग असम टी को मिला था। असम और आई थिंक दार्जिलिंग टी को मिला था। जीआई टैग इंडिया में 10 साल के लिए ही दिए जाते हैं, ये भी आप लोग सुन लीजिए, हमेशा के लिए नहीं मिलता, 10 सालों के लिए मिलता है। ये एक तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को पैट्रियट ऑफ द ईयर घोषित कर दिया है न्यूयॉर्क में। लाइक डोनाल्ड ट्रंप अभी फिलहाल प्रेसिडेंट इलेक्ट है। ही हैज बीन अवॉर्डेड द पैट्रियट ऑफ द ईयर
ऑनर एट द टिलीज सेंटर इन अपना न्यूयॉर्क। ये पूरा इवेंट फॉक्स नेशन ने ऑर्गेनाइज किया था। इसी के साथ 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे सेलिब्रेट होता है फ्रेंड्स। एंड देन वी हैव द लास्ट बट नॉट द लीस्ट करंट, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी अभी विजिट करके आए हैं रशिया, और रशिया के कैलिनिनग्राड ये गए थे। कैलिनिन, आई थिंक दिस इज हाउ इट इज स्पेल्ड, कैलिनिनग्राड, ये गलत है मेरे हिसाब से। एक बार इसको देख लेना बेटा। कैलिनिनग्राड एक्चुअली में रशिया का एक वो पार्ट है जहाँ पे ये जनरली अपने शिप्स वगैरह को रिपेयर करता है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाता है, अपना एयरक्राफ्ट कैरियर्स को रिपेयर करता है और बनाता है। तो कैलिनिनग्राड हम लोग गए और एक आईएनएस तुशील हम लोगों ने मतलब रशिया को बोला था बनाने के लिए, तो आईएनएस तुशील को लेने गए ओवरऑल। और आईएनएस सुशील को राजनाथ सिंह ने वहीं पर कमीशन किया और उसके बाद वो मॉस्को गए। मॉस्को में इनकी मुलाकात व्लादिमीर पुतिन के साथ भी हुई। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है कौन सा शिप इंडिया ने अभी एक मिसाइल फ्रीगेट शिप खरीदा है रशिया से, जिसका ऑर्डर यूं तो बहुत पहले दे दिया था हम लोगों ने, बट हमको डिलीवरी बहुत लेट हुई है क्योंकि 2022 से रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से हमारा आईएनएस सुशील जो है ये थोड़ा सा मतलब वो हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा डिले हो गया है। तो कैलिनिनग्राड इस तरीके से लिखा जाता है, दिस इज कैलिनिनग्राड। और ये रशिया के साथ इस रीजन की डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये रशिया से काफी कटा हुआ है। डायरेक्ट कनेक्टिविटी इस रीजन की रशिया के साथ नहीं है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस संजय सेठ है। इसी के साथ दोस्तों खत्म हो जाता है ये दिसंबर मंथ के फर्स्ट वीक का करंट। वी कवर्ड सो मेनी करंट इन शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, एंड इफ यू रियली डू सो, और आपने वीडियो को थ्रू आउट द एंड देखा है, तो पहली बात तो बहुत बहुत थैंक्स अपना प्यार देने के लिए। एंड प्लीज ऑल्सो लाइक द वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन का यूज कीजिए। योर कमेंट्स आर इनवाइटेड, आई ऑलवेज रीड द कमेंट्स एंड गिव यू हार्ट। लाइफ शिल्प अकेडमी क्राफ्टिंग लाइफ्स की तरफ से दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो सो सून, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।